सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल। इसमें मुख्य रूप से जो है स्थल का नाम याद रखना है। और जितना भी सैंधव सभ्यता था कोई न कोई नदी के किनारे था। बाद में कुछ पता लगाया, जिसको खोद के पता लगाया, इसीलिए उसको हम उत्खननकर्ता कहते हैं। तो मुख्य रूप से 3 बात याद रखना है। एक प्रमुख स्थल, नदी, किस नदी किनारे में ये सभ्यता था, सैंधव सभ्यता, और इसको खोदा कौन, उत्खननकर्ता। इस भी को अभी हम हटा रहे हैं, बाद में कभी इस भी हम ऐड करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला है सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल में हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है और इसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और उत्खनन करता है दयाराम साहनी। दूसरा इम्पॉर्टेंट सैंधव सभ्यता जो है वो है मोहनजोदड़ो। ये जो है सिंधु नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता, खोजकर्ता भी इसको बोला जा सकता है, राखलदास बनर्जी। तो क्या हम बोले, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे है और इसके उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी। कालीबंगन ये घग्गर नदी के किनारे है और इसकी खोज करता है अमलाचंद घोष। तो ये भी प्रमुख स्थल है सैंधव सभ्यता का, कालीबंगन। और ये घग्गर नदी के किनारे है और इसके उत्खनन करता या खोज करता है अमलाचंद घोष। आगे जाए प्रमुख स्थल में तो रोपर जो है ये सतलज नदी के किनारे है। रोपर सतलज नदी के किनारे है और इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। रोपर जो है ये सतलज नदी के किनारे है और इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। अगला आता है सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल में लोथल। ये जो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे हैं और इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव। कौन? रंगनाथ राव। आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल अगला है आलमगीरपुर। ये हिंडन नदी के किनारे है और इसके भी उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। तो हम बताएं यज्ञदत्त शर्मा जो है 2 सैंधव सभ्यता के स्थल का खोज किया था, एक रोपर और दूसरा आलमगीरपुर। रोपर जो था वो सतलज नदी के किनारे था और आलमगीरपुर जो था वो हिंडन नदी के किनारे था। दोनों का ही उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा। बनमाली सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल में से एक बनमाली। ये रंगोई नदी के किनारे है और इसके उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। बनमाली के उत्खनन करता कौन? रविंद्र सिंह बिष्ट। और ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ के थोड़ा सा देखें बौद्ध सभाएं, है ना। बौद्ध सभाएं जिसको कहा गया संगति भी कहा गया। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। इसमें हम लोग देखते हैं ये कब हुआ था वो, और कहाँ हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था। तो समय तो कम ही पूछता है, मतलब ईस्वी पूर्व या ईस्वी सन कम ही पूछ रहा है। इसमें मुख्य रूप से पूछता है कहाँ हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था। तो हम इसको इस तरह से देख रहे हैं, 4 अभी तक में 4 बौद्ध सभाएं हुआ तो, या 4 बौद्ध संगति है। प्रथम बौद्ध संगति जो है ये हुआ था राजगृह में और अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। एक बार फिर से रिपीट करें। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था और अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में।
द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में, और ये 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय अशोक शासक था, और ये हुआ था 255 ईस्वी पूर्व, यानी कि उस समय 255 ईस्वी पूर्व में अशोक था। ये सभी कुछ बिहार सभी जगह जो है, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र सब बिहार में ही है। चतुर्थ बौद्ध संगति ये कुंडलवन में हुआ था, और उस समय शासक था कनिष्क। कुंडलवन और कनिष्क, ये प्रथम शताब्दी में हुआ था। थोड़ा सा वेदों की बात करें तो बस जरा सा, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10, सूक्त की संख्या 1028 यानी कि 1028, ऋचाओं की संख्या 10,462। एक बार फिर से बता रहे हैं, ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10, सूक्त की संख्या 1028, ऋचाओं की संख्या 10,462। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है, जो तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र गायत्री मंत्र, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। थोड़ा सा यजुर्वेद के बारे में जाने तो यजुर्वेद में यज्ञों का नियम के बारे में पता चलता है, और बलिदान की विधि भी है। यजुर्वेद में यज्ञ का नियम के बारे में बताया गया है, और बलिदान की विधि के बारे में बताया गया है, और ये गद और पद दोनों में ही है। अगला वेद की बात करते हैं तो सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, जानना चाहिए सभी को। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। सामवेद में जो है वो मंत्रों के बारे में बताया गया है, इसीलिए चूँकि साम का मतलब होता है गान, इसीलिए सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, जो संगीत का जनक किसे कहा गया है? सामवेद को। कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है? तो यजुर्वेद। किस वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा है? ये आप लोग के लिए है, बताएं। ऋग्वेद। चौथा वेद आते हैं क्या? अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है, अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र है। अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र है, और अथर्ववेद में 6000 पद है। अथर्ववेद में 6000 पद है। इसमें पुराण के बारे में भी चर्चा किया गया है, और अगर हम जानें तो पुराण है विष्णु पुराण। कौन सा वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। अथर्ववेद में जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, यानी कि ये बात अच्छा नहीं लगा। अथर्ववेद में अंधविश्वास का विवरण भी मिलता है। और अथर्ववेद के बारे में और थोड़ा सा जाएं तो याद रखने वाली बात यह है, अथर्ववेद में क्या क्या चीज़ मिलता है। शाप के बारे में, श्राप जिसको कहते हैं, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, राजभक्ति, विवाह, रोग निवारण। अक्सर पूछता है रोग निवारण किस में, यानी कि दवाई वगैरह के बारे में जो है वो अथर्ववेद में ही मिलता है। औषधि जो अभी हम बता रहे थे, जादू टोना, ये भी क्वेश्चन पूछता है जादू टोना किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है जादू टोना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखने वाली बात यह है,
जो अशोक तो बहुत महान राजा थे, और ये जो है कुछ विषय को जो है पत्थर पे लिखवा दिए, कुछ अच्छी अच्छी बातें पत्थर पे लिखवा दिए, और इस तरह से पत्थरों की संख्या 14 है। इन पत्थर को, जो पत्थर पे ये लिखवाएं, उस पत्थर को कहा गया शिलालेख। शिला मतलब होता है पत्थर, लेख मतलब लेखनी। शिलालेख को कभी कभी अभिलेख भी कहते हैं। तो इस तरह से अशोक के अभिलेखों की संख्या या शिलालेखों की संख्या कुल कितना है? 14। अब हम लोग को ये देखना है, ये 14 का 14 शिलालेख या अभिलेख में आखिर क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है। तो शुरू से शुरू करते हैं। अशोक का पहला शिलालेख। इस शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख मनुष्य तथा पशु का चिकित्सा के बारे में बताया गया है, यानी कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु का भी चिकित्सा होना चाहिए, इलाज होना चाहिए। ये किसमें है? अशोक का दूसरा शिलालेख में। तीसरा शिलालेख, इसमें धार्मिक नियम के बारे में बताया गया है। तो याद रखिए, तीसरा शिलालेख में धार्मिक नियम के बारे में बताया गया है। चौथा शिलालेख, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष लिखा गया है, यानी कि धर्म के बारे में बताया गया है। पांचवा शिलालेख, धार्मिक व्यक्तियों की नियुक्ति के बारे में कहा गया है, यानी कि धर्म महामात्रों के नियुक्ति के बारे में कहा गया है। किसमें? पांचवा शिलालेख में। छठा शिलालेख महत्वपूर्ण है, अक्सर क्वेश्चन आता है छठा शिलालेख से। तो हम बताएं, जो छठा शिलालेख, अशोक का छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण के बारे में बताया गया है। आत्मनियंत्रण के बारे में, यानी कि खुद पे नियंत्रण कैसे आप करेंगे, इसके बारे में बताया गया है। किसमें? छठा शिलालेख में। सातवां और आठवां शिलालेख में एक ही बात है, इसमें अशोक का तीर्थ यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है। तो याद रखिए, ये भी पूछता है सातवां तथा आठवां अभिलेख या शिलालेख में क्या है, तो अशोक के तीर्थ यात्रा के बारे में है। नौवां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार क्या है, इसके बारे में बताया गया है। नौवां शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार के बारे में बताया गया है। 10वां शिलालेख, प्रजा का हित। प्रजा का हित किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है 10वां शिलालेख में। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, धम्म के बारे में बताया गया है। 12वां शिलालेख, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, जबकि हम बताए थे 5वां शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में था। 13वां शिलालेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। जो अशोक और कलिंग के बीच में युद्ध हुआ था, वो कलिंग युद्ध के नाम से प्रचलित है। तो 13वां शिलालेख में जो है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। 14वां शिलालेख, इसमें अशोक के धार्मिक जीवन के बारे में बताया गया है, यानी कि मनुष्य को धार्मिक जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, इसका विवरण कहाँ है? 14वां शिलालेख में, अशोक का 14वां शिलालेख में। अब आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको हम लोग नेशनल हाईवे भी कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, ये कहाँ से कहाँ जाती है? दिल्ली से पाकिस्तान के बॉर्डर तक। याद रखिए, NH1 यानी कि
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 ये दिल्ली से पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 ये दिल्ली से कोलकाता तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा से मुंबई तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई से चेन्नई तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 कोलकाता से चेन्नई तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 कोलकाता से मुंबई तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 NH7 ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जिसको NH8 भी कहते हैं ये दिल्ली से जयपुर से मुंबई। कुछ इम्पोर्टेंट बात है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बात भी है। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A NH1A जो कहते हैं इसी में जवाहर सुरंग है। अगर हमसे पूछा जाए जवाहर सुरंग कहाँ है तो हम कहेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो वो है 47A। याद रखने वाली बात यह है भारत का सबसे छोटा NH का नंबर है 47A और इसकी लंबाई है मात्र 6 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 NH15 राजस्थान के मरुस्थल से होके गुजरता है। बहुत सारे उपकरण हैं जो ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं और इस उपकरण के बारे में हम जानें तो शुरू से शुरू करते हैं या कहीं से भी शुरू करें। पहला बोलते हैं डायनमो। ये डायनमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अक्सर हम लोग देखे हैं डायनमो का हमेशा बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये डायनमो क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर होता है ना वही जनरेटर उसमें डायनमो लगा हुआ रहता है। माइक्रोफोन ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे बढ़ें सोलर सेल ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी कि अभी सभी का सभी विद्युत ऊर्जा में ही जा रहा है। विद्युत सेल ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी कि डायनमो माइक्रोफोन सोलर सेल विद्युत सेल सबका आउटपुट सबका प्रोडक्ट है क्या विद्युत ऊर्जा। सितार बहुत अच्छी बात बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सितार जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है और ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा कम होती है। विद्युत बल्ब ये विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में यहाँ पर भी प्रकाश ऊर्जा का मात्रा अधिक और ऊष्मा ऊर्जा का मात्रा कम। विद्युत हीटर ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में यानी कि ऊष्मा ऊर्जा अधिक और प्रकाश ऊर्जा कम। जिसकी मात्रा कम है दोनों अगर ऑप्शन रहे जिसकी मात्रा कम है उसको हम आंसर टिक नहीं करेंगे, जिसकी मात्रा अधिक है उसको हम टिक करेंगे। आइए जानते हैं कुछ मौलिक अधिकार के बारे में। सबसे पहले देखें तो समता या समानता का अधिकार ये जो है इसका वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 19 से 22 जस्ट उसके बाद समता के बाद। सभी को शोषण के विरुद्ध का अधिकार है ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 23 से 24 यानी कि 23 और 24 में लिखा हुआ है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार यानी कि सभी को शिक्षा और संस्कृति मिलना चाहिए ये है अनुच्छेद 29 और 30 में। अगला मौलिक अधिकार है
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है जो है ये अनुच्छेद 32 में है। अब आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद 19A में क्या है। अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 19B में सभा करने की स्वतंत्रता है। सभा करने की स्वतंत्रता 19B में तो है, लेकिन बिना हथियार के। इसमें आप किसी तरह का हथियार नहीं रख सकते हैं सभा करने के दौरान। अनुच्छेद 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, यानी कि कोई भी संघ ग्रुप बना सकते हैं। अनुच्छेद D की बात करें तो देश के किसी भी क्षेत्र में जाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद E की बात करते हैं, इसमें हम लोग को अधिकार दिया गया है कि किसी भी हम लोग अपने देश में किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं, बस सकते हैं। अनुच्छेद 19A, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19A ये किससे संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19G ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हमको ये अधिकार मिलता है कि हम देश के किसी भी कोने में व्यापार करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इस बात की स्वतंत्रता दी गई है हमें। थोड़ा सा आगे बढ़ें और विज्ञान की तरफ जाएं, भौतिकी की तरफ, तो हम आते हैं गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं और इसको शॉर्ट में छोटी वाली जी से सूचित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, कुछ इसके बारे में फैक्ट्स है जो जानना चाहिए और एग्जाम में पूछा भी जाता है। सबसे पहली बात, पृथ्वी के सतह के ऊपर यानी कि आसमान में या नीचे यानी कि पाताल में अगर हम जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। यानी कि ज़मीन के सतह के ऊपर जाइए तो भी जी का मान घटेगा, ज़मीन के सतह के नीचे जाते हैं तो भी जी का मान घटता है। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है। इम्पोर्टेंट बात है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। अब आगे, हम सभी को पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर हमेशा घूमते रहती है और सूरज के चारों ओर भी घूमती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। यानी कि ये पृथ्वी जो है ग्रह, ये घूम घूम के, पृथ्वी को नीली ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी जो है घूम घूम के सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो इस घूर्णन के कारण भी जो है जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जो है ये प्रभावित होता है। अब पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। तो याद रखिए, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। आगे, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने से गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। नोबेल पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, और भी है, लेकिन मुख्य रूप से नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य, चिकित्सा, शांति, विज्ञान वगैरह भी है, जैसे भौतिकी, रसायन इत्यादि। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। भारत रत्न कला, साहित्य, जनसेवा। भारत रत्न कला, साहित्य,
जनसेवा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा या फिर जनसेवा। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत में योगदान देने के लिए। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन। व्यास पुरस्कार व्यास सम्मान कहिए साहित्य के क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव। ध्यानचंद पुरस्कार खेल में उपलब्धि। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। धनवंती पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। बोरलॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार। याद रखिए, बोरलॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियाँ। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब सफ़ेद, दुग्ध उत्पादन, दूध उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। आलू गोल होता है, इसलिए गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति बागवानी। आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ, कृषि करने का तरीका, मेथड। फर्स्ट सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। फ्लोरीकल्चर फूलों का खेती। विटीकल्चर अंगूर का खेती। जीके में आगे बढ़ें। आगे है महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं। इसमें देखेंगे ये कि परियोजना का नाम और ये परियोजना किस नदी के किनारे स्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना ये सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी। व्यास परियोजना व्यास नदी के किनारे है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी। नाम है हीराकुंड बांध परियोजना, लेकिन किस नदी पर है? महानदी। चंबल परियोजना नाम ही है चंबल परियोजना, तो चंबल नदी के किनारे। फरक्का परियोजना गंगा तथा भागीरथी नदी है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी। इम्पोर्टेंट बात है, काकरापारा परियोजना कौन सा नदी? ताप्ती नदी। उकाई परियोजना ये भी ताप्ती नदी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी। इससे पहले सतलज नदी पर कौन सा परियोजना? भाखड़ा नांगल परियोजना। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी। जैकाबारी परियोजना गोदावरी नदी। माता टीला परियोजना बेतवा नदी।
हिडकल परियोजना, घाट प्रभा नदी। अब नाम ही है क्या, सतलज परियोजना, लेकिन ये सतलज नदी के किनारे नहीं है, सतलज नदी पर नहीं है, या फिर सतलज परियोजना सतलज नदी से जुड़ा हुआ नहीं है। कौन सा नदी, चिनाब नदी। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी। चंबल नदी पर इससे पहले चंबल परियोजना भी था, और गंगा सागर परियोजना भी जो है चंबल नदी से संबंधित है। आगे बढ़ के देखते हैं, बहुत सा ऐसा राज्य है जिसका गठन वर्ष कब हुआ था, और ये गठन वर्ष का मतलब ये कि उसी वर्ष को, उसी डे को जो है, दिन को उस राज्य का दिवस मनाया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश का गठन वर्ष हुआ 1 अक्टूबर 1953, तो 1 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र का गठन वर्ष 1 मई 1960। गुजरात भी 1 मई 1960, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का गठन एक ही दिन हुआ था, 1 मई 1960। नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963। मेघालय का गठन वर्ष 21 जनवरी 1972 और मणिपुर का गठन वर्ष 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा का गठन वर्ष 21 जनवरी 1972। तो याद रखने वाली बात यह है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों का गठन वर्ष एक ही है, एक ही दिन हुआ था गठन तीनों राज्य का। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का क्या था गठन वर्ष, 1 जनवरी 1972। सिक्किम का गठन वर्ष 26 अप्रैल 1972। मिजोरम 20 फरवरी 1987 और अरुणाचल प्रदेश का भी 20 फरवरी 1987। मतलब ये कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन वर्ष एक ही है, 20 फरवरी 1987। गोवा, जिसको गोवा दिवस भी कहते हैं, इसका गठन वर्ष 30 मई 1987, इसीलिए गोवा दिवस 30 मई को मनाया जाता है। और गोवा जो है हमारे भारत का 25वां राज्य है। छत्तीसगढ़ का गठन वर्ष 1 नवंबर 2000 और उत्तराखंड का गठन वर्ष 9 नवंबर 2000। 8 दिन का अंतर है। झारखंड का गठन वर्ष 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना का गठन वर्ष 2 जून 2014। एक बार फिर बताएं, गोवा जो है वो 25वां राज्य है हमारे देश का, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, उत्तराखंड 27वां राज्य, झारखंड 28वां राज्य, तेलंगाना 29वां राज्य। थोड़ा सा पीछे जाएं तो महाराष्ट्र और गुजरात का गठन वर्ष एक ही था, 1 मई 1960। और मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन वर्ष एक ही था, 21 जनवरी 1972। फिर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन वर्ष 20 फरवरी 1987, दोनों का सेम। एक बार फिर से रिवीजन करें। गोवा जो है वो हमारे देश का 25वां राज्य बना, और छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना, उत्तराखंड 27वां राज्य बना, झारखंड 28वां राज्य और तेलंगाना 19वां राज्य। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख युद्ध जिसमें ये जानना जरूरी है, युद्ध का नाम और किस वर्ष हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ और क्या परिणाम।
उसका नतीजा क्या निकला, मतलब कौन जीता कौन हारा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। ये तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था और ये पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था उस युद्ध में, यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में ये भी हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में, लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को हरा दिया था, यानी कि मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। चंदवार का युद्ध ये 1194 ईस्वी में हुआ था। गौरी और मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, तो गौरी की जीत हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और बाबर जीता था, विजयी रहा था। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, लेकिन बाबर जो है वो राणा सांगा को हराया था। तो इस तरह से राणा सांगा हार गया था और बाबर जीता था। चंदेरी का युद्ध ये हुआ था 1528 ईस्वी में। बाबर और मेदिनी राय के बीच में बाबर की जीत हुई थी। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगानों को हराया था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, लेकिन शेरशाह विजयी रहा, यानी कि हुमायूं की हार हुई। इससे पहले वाला देखे थे घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर अफगान को हराया था। कन्नौज का युद्ध ये हुआ था 1540 ईस्वी में। इस युद्ध में भी जो है शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, लेकिन शेरशाह फिर एक बार जीत गया था। तो हम बताएं जो चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, ये दोनों युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, एक साल के अंतर पर, और दोनों ही युद्ध में शेरशाह जीता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1536 ईस्वी में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, और अकबर जो है वो हेमू को हराया था। तालीकोट का युद्ध तालीकोट का युद्ध जो है ये 1565 ईस्वी में हुआ था। और जानकारी के लिए बता दें कि विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ था इसी युद्ध में हुआ था। अगला युद्ध की बात करें, हल्दी घाटी का युद्ध, ये हुआ था 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, लेकिन अकबर की जीत हुई थी इस युद्ध में। इम्पोर्टेंट बात में कुछ आगे और देखते हैं, जैसे सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल। इसमें मुख्य रूप से जो है स्थल का नाम याद रखना है, और जितना भी सैंधव सभ्यता था कोई ना कोई नदी के किनारे था। बाद में कुछ पता लगाया, जिसको खोद के पता लगाया, इसीलिए उसको हम उत्खननकर्ता कहते हैं। तो मुख्य रूप से 3 बात याद रखना है। एक प्रमुख स्थल, नदी, किस नदी किनारे में ये सभ्यता था, सैंधव सभ्यता, और इसको खोदा कौन, उत्खननकर्ता। ईस्वी को अभी हम हटा रहे हैं, बाद में कभी ईस्वी हम ऐड करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला है सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल में हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है और इसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और उत्खनन करता है दयाराम साहनी। दूसरा इम्पॉर्टेंट सैंधव सभ्यता जो है वो है मोहनजोदड़ो। ये जो है सिंधु नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता, खोजकर्ता भी इसको बोला जा सकता है, राखलदास बनर्जी। तो क्या हम बोले, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे है और इसके उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी। कालीबंगन ये घग्गर नदी के किनारे है और इसकी खोज करता है अमलाचंद घोष।
तो ये भी प्रमुख स्थल है सिंधव सभ्यता का, कालीबंगन। और ये घग्गर नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता हैं अमलाचंद घोष। आगे जाए प्रमुख स्थल में तो रोपर जो है ये सतलज नदी के किनारे है। रोपर सतलज नदी के किनारे है और इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, रोपर जो है ये सतलज नदी के किनारे है और इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। अगला आता है सिंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल में लोथल। ये जो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे हैं और इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव। कौन? रंगनाथ राव। आलमगीरपुर सिंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल अगला है आलमगीरपुर। ये हिंडन नदी के किनारे है और इसके भी उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। तो हम बताएं यज्ञदत्त शर्मा जो है 2 सिंधव सभ्यता के स्थल का खोज किया था, एक रोपर और दूसरा आलमगीरपुर। रोपर जो था वो सतलज नदी के किनारे था और आलमगीरपुर जो था वो हिंडन नदी के किनारे था। दोनों का ही उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा। बनमाली सिंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल में से एक बनमाली। ये रंगोई नदी के किनारे है और इसके उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। बनमाली के उत्खनन करता कौन? रविंद्र सिंह बिष्ट और ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ के थोड़ा सा देखें बौद्ध सभाएं, है ना। बौद्ध सभाएं जिसको कहा गया संगति भी कहा गया। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। इसमें हम लोग देखते हैं ये कब हुआ था वो और कहाँ हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था। तो समय तो कम ही पूछता है, मतलब ईस्वी पूर्व या ईस्वी सन कम ही पूछ रहा है। इसमें मुख्य रूप से पूछता है कहाँ हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था। तो हम इसको इस तरह से देख रहे हैं, अभी तक में 4 बौद्ध सभाएं हुआ तो या 4 बौद्ध संगति है। प्रथम बौद्ध संगति जो है ये हुआ था राजगृह में और आज़ाद शत्रु के शासनकाल में हुआ था। एक बार फिर से रिपीट करें, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था और आज़ाद शत्रु के शासनकाल में हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में, और ये 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, उस समय अशोक शासक था और ये हुआ था 255 ईस्वी पूर्व, यानी कि उस समय 255 ईस्वी पूर्व में अशोक था। ये सभी कुछ बिहार सभी जगह जो है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र सब बिहार में ही है। चतुर्थ बौद्ध संगति ये कुंडलवन में हुआ था और उस समय शासक था कनिष्क। कुंडलवन और कनिष्क ये प्रथम शताब्दी में हुआ था। थोड़ा सा वेदों की बात करें तो बस जरा सा, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10, सूक्त की संख्या 1028 यानी कि 1028, ऋचाओं की संख्या 10,462। एक बार फिर से बता रहे हैं, ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10, सूक्त की संख्या 1028, ऋचाओं की संख्या 10,462। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है, जो तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र गायत्री मंत्र, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। थोड़ा सा यजुर्वेद के बारे में जाने तो यजुर्वेद में यज्ञों का नियम के बारे में पता चलता है और बलिदान की विधि भी है। यजुर्वेद में यज्ञ का नियम के बारे में बताया गया है और बलिदान की
वृद्धि के बारे में बताया गया है। और ये गद और पद दोनों में ही है। अगला वेद की बात करते हैं तो सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। जानना चाहिए सभी को, साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। सामवेद में जो है वो मंत्रों के बारे में बताया गया है। इसीलिए चूँकि साम का मतलब होता है गान, इसीलिए सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, जो संगीत का जनक किसे कहा गया है? सामवेद को। कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है? तो यजुर्वेद। किस वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा है? ये आप लोग के लिए है, बताएं। ऋग्वेद। चौथा वेद आते हैं क्या? अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है, अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र है। अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र है और अथर्ववेद में 6000 पद है। अथर्ववेद में 6000 पद है। इसमें पुराण के बारे में भी चर्चा किया गया है। और अगर हम जानें तो पुराण है विष्णु पुराण। कौन सा वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। अथर्ववेद में जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, यानी कि ये बात अच्छा नहीं लगा। अथर्ववेद में अंधविश्वास का विवरण भी मिलता है। और अथर्ववेद के बारे में और थोड़ा सा जाएं तो याद रखने वाली बात यह है, अथर्ववेद में क्या क्या चीज़ मिलता है। शाप के बारे में, श्राप जिसको कहते हैं, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, राजभक्ति, विवाह, रोग निवारण। अक्सर पूछता है रोग निवारण किस में, यानी कि दवाई वगैरह के बारे में जो है वो अथर्ववेद में ही मिलता है। औषधि जो अभी हम बता रहे थे, जादू टोना, ये भी क्वेश्चन पूछता है जादू टोना किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है जादू टोना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखने वाली बात यह है, जो अशोक तो बहुत महान राजा थे और ये जो है कुछ विषय को जो है पत्थर पे लिखवा दिए। कुछ अच्छी अच्छी बातें पत्थर पे लिखवा दिए और इस तरह से पत्थरों की संख्या 14 है। इन पत्थर को, जो पत्थर पे ये लिखवाएं, उस पत्थर को कहा गया शिलालेख। शिला मतलब होता है पत्थर, लेख मतलब लेखनी। शिलालेख को कभी कभी अभिलेख भी कहते हैं। तो इस तरह से अशोक के अभिलेखों की संख्या या शिलालेखों की संख्या कुल कितना है? 14। अब हम लोग को ये देखना है, ये 14 का 14 शिलालेख या अभिलेख में आखिर क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है। तो शुरू से शुरू करते हैं। अशोक का पहला शिलालेख। इस शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख मनुष्य तथा पशु का चिकित्सा के बारे में बताया गया है, यानी कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु का भी चिकित्सा होना चाहिए, इलाज होना चाहिए। ये किसमें है? अशोक का दूसरा शिलालेख में। तीसरा शिलालेख, इसमें धार्मिक नियम के बारे में बताया गया है। तो याद रखिए, तीसरा शिलालेख में धार्मिक नियम के बारे में बताया गया है। चौथा शिलालेख, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष लिखा गया है, यानी कि धर्म के बारे में बताया गया है। पांचवा शिलालेख धार्मिक व्यक्तियों की नियुक्ति के बारे में कहा गया है, यानी कि धर्म महामात्रों के नियुक्ति के बारे में कहा गया है। किसमें? पांचवा शिलालेख में। छठा शिलालेख महत्वपूर्ण है, अक्सर क्वेश्चन आता है छठा शिलालेख से। तो हम बताएं, जो छठा शिलालेख, अशोक का छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण के बारे में बताया गया है। आत्मनियंत्रण के बारे में, यानी कि खुद पे नियंत्रण कैसे आप करेंगे, इसके बारे में बताया गया है। किसमें? छठा शिलालेख में। सातवां और आठवां शिलालेख में एक ही बात है,
इसमें अशोक का तीर्थ यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है। तो याद रखिए, ये भी पूछता है 7वां तथा 8वां अभिलेख या शिलालेख में क्या है, तो अशोक के तीर्थ यात्रा के बारे में है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार क्या है, इसके बारे में बताया गया है। 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार के बारे में बताया गया है। 10वां शिलालेख, प्रजा का हित। प्रजा का हित किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है 10वां शिलालेख में। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, धम्म के बारे में बताया गया है। 12वां शिलालेख, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, जबकि हम बताए थे 5वां शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में था। 13वां शिलालेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। जो अशोक और कलिंग के बीच में युद्ध हुआ था, वो कलिंग युद्ध के नाम से प्रचलित है। तो 13वां शिलालेख में जो है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। 14वां शिलालेख, इसमें अशोक के धार्मिक जीवन के बारे में बताया गया है, यानी कि मनुष्य को धार्मिक जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, इसका विवरण कहाँ है, 14वां शिलालेख में, अशोक का 14वां शिलालेख में। अब आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको हम लोग नेशनल हाईवे भी कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, ये कहाँ से कहाँ जाती है, दिल्ली से पाकिस्तान के बॉर्डर तक। याद रखिए, NH1 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, ये दिल्ली से पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, ये दिल्ली से कोलकाता तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, आगरा से मुंबई तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, मुंबई से चेन्नई तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5, कोलकाता से चेन्नई तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6, कोलकाता से मुंबई तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, NH7, ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, जिसको NH8 भी कहते हैं, ये दिल्ली से जयपुर से मुंबई। कुछ इम्पोर्टेंट बात है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के बाद से, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बात भी है। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A, NH1A जो कहते हैं, इसी में जवाहर सुरंग है। अगर हमसे पूछा जाए जवाहर सुरंग कहाँ है, तो हम कहेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो वो है 47A। याद रखने वाली बात यह है, भारत का सबसे छोटा NH का नंबर है 47A और इसकी लंबाई है मात्र 6 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, NH15, राजस्थान के मरुस्थल से होके गुजरता है। बहुत सारे उपकरण हैं जो ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं, और इस उपकरण के बारे में हम जानें तो शुरू से शुरू करते हैं या कहीं से भी शुरू करें। पहला बोलते हैं डायनमो। ये डायनमो जो है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अक्सर हम लोग देखे हैं डायनमो का हमेशा बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर होता है ना, वही जनरेटर, उसमें डायनमो लगा हुआ रहता है। माइक्रोफोन, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे बढ़ें, सोलर सेल, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि अभी सभी का सभी विद्युत ऊर्जा में ही जा रहा है। विद्युत सेल, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि डायनमो, माइक्रोफोन, सोलर सेल, विद्युत सेल, सबका आउटपुट, सबका प्रोडक्ट है क्या, विद्युत ऊर्जा। सितार, बहुत अच्छी बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सितार जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती,
रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और उष्मा ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है और उष्मा ऊर्जा की मात्रा कम होती है। विद्युत बल्ब, ये विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और उष्मा ऊर्जा में, यहाँ पर भी प्रकाश ऊर्जा का मात्रा अधिक और उष्मा ऊर्जा का मात्रा कम। विद्युत हीटर, ये विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में, यानी कि उष्मा ऊर्जा अधिक और प्रकाश ऊर्जा कम। जिसकी मात्रा कम है, दोनों अगर ऑप्शन रहे तो जिसकी मात्रा कम है उसको हम आंसर टिक नहीं करेंगे, जिसकी मात्रा अधिक है उसको हम टिक करेंगे। आइए जानते हैं कुछ मौलिक अधिकार के बारे में। सबसे पहले देखें तो समता या समानता का अधिकार, ये जो है इसका वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 19 से 22, जस्ट उसके बाद समता के बाद। सभी को शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 23 से 24, यानी कि 23 और 24 में लिखा हुआ है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, यानी कि सभी को शिक्षा और संस्कृति मिलना चाहिए, ये है अनुच्छेद 29 और 30 में। अगला मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है जो है ये अनुच्छेद 32 में है। अब आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद 19A में क्या है। अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 19B में सभा करने की स्वतंत्रता है। सभा करने की स्वतंत्रता 19B में तो है, लेकिन बिना हथियार के, इसमें आप किसी तरह का हथियार नहीं रख सकते हैं सभा करने के दौरान। अनुच्छेद 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, यानी कि कोई भी संघ ग्रुप बना सकते हैं। अनुच्छेद D की बात करें तो देश के किसी भी क्षेत्र में जाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद E की बात करते हैं, इसमें हम लोग को अधिकार दिया गया है कि किसी भी हम लोग अपने देश में किसी भी क्षेत्र में रहकर रह सकते हैं, बस सकते हैं। अनुच्छेद 19A, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19A ये किससे संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19G ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हमको ये अधिकार मिलता है कि हम देश के किसी भी कोने में व्यापार करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इस बात की स्वतंत्रता दी गई है हमें। थोड़ा सा आगे बढ़ें और विज्ञान की तरफ जाएं, भौतिकी की तरफ, तो हम आते हैं गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं और इसको शॉर्ट में छोटी वाली जी से सूचित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, कुछ इसके बारे में फैक्ट्स है जो जानना चाहिए और एग्जाम में पूछा भी जाता है। सबसे पहली बात, पृथ्वी के सतह के ऊपर यानी कि आसमान में या नीचे यानी कि पाताल में अगर हम जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। यानी कि ज़मीन के सतह के ऊपर जाइए तो भी जी का मान घटेगा, ज़मीन के सतह के नीचे जाते हैं तो भी जी का मान घटता है। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है। इम्पोर्टेंट बात है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। अब आगे, हम सभी को पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर हमेशा घूमते रहती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। यानी कि ये पृथ्वी जो है ग्रह, ये घूम घूम के, पृथ्वी को नीली ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी जो है घूम घूम के सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो इस घूर्णन के कारण भी जो है जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जो है ये प्रभावित होता है। अब पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से
गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। तो याद रखिए, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। आगे, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने से गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। नोबेल पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। और भी है, लेकिन मुख्य रूप से नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य, चिकित्सा, शांति, विज्ञान वगैरह भी है, जैसे भौतिकी, रसायन इत्यादि। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। भारत रत्न कला, साहित्य, जनसेवा। भारत रत्न कला, साहित्य, जनसेवा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा या फिर जनसेवा। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत में योगदान देने के लिए। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन। व्यास पुरस्कार, व्यास सम्मान कहिए, साहित्य के क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव। ध्यानचंद पुरस्कार खेल में उपलब्धि। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। धनवंती पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। बोरलॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार। याद रखिए, बोरलॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियाँ। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब सफ़ेद, दुग्ध उत्पादन, दूध उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। आलू गोल होता है, इसलिए गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति बागवानी। आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ, कृषि करने का तरीका, मेथड। फर्स्ट, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। पिसीकल्चर मत्स्य पालन। फ्लोरीकल्चर फूलों का खेती। विटीकल्चर अंगूर का खेती। जीके में आगे बढ़ें। आगे है महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं। इसमें देखेंगे ये कि परियोजना का नाम और ये परियोजना किस नदी के किनारे स्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना ये सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी। व्यास परियोजना व्यास नदी के किनारे है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी। नाम है हीराकुंड बांध परियोजना, लेकिन किस नदी पर है? महानदी। चंबल परियोजना, नाम ही है चंबल परियोजना, तो चंबल नदी के किनारे। फरक्का परियोजना गंगा तथा भागीरथी नदी है।
काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी, इम्पोर्टेंट बात है। काकरापारा परियोजना कौन सा नदी? ताप्ती नदी। उकाई परियोजना ये भी ताप्ती नदी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी। इससे पहले सतलज नदी पर कौन सा परियोजना? भाखरा नांगल परियोजना। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी। जायकाबारी परियोजना गोदावरी नदी। माता टीला परियोजना बेतवा नदी। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी। अब नाम ही है क्या? सतलज परियोजना, लेकिन ये सतलज नदी के किनारे नहीं है, सतलज नदी पर नहीं है, या फिर सतलज परियोजना सतलज नदी से जुड़ा हुआ नहीं है। कौन सा नदी? चिनाब नदी। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी। चंबल नदी पर इससे पहले चंबल परियोजना भी था, और गंगा सागर परियोजना भी जो है चंबल नदी से संबंधित है। आगे बढ़ के देखते हैं। बहुत सा ऐसा राज्य है जिसका गठन वर्ष कब हुआ था, और ये गठन वर्ष का मतलब ये कि उसी वर्ष को, उसी डे को जो है, दिन को उस राज्य का दिवस मनाया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश का गठन वर्ष हुआ 1 अक्टूबर 1953, तो 1 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र का गठन वर्ष 1 मई 1960। गुजरात भी 1 मई 1960, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का गठन एक ही दिन हुआ था, 1 मई 1960। नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963। मेघालय का गठन वर्ष 21 जनवरी 1972 और मणिपुर का गठन वर्ष 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा का गठन वर्ष 21 जनवरी 1972। तो याद रखने वाली बात यह है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों का गठन वर्ष एक ही है, एक ही दिन हुआ था गठन तीनों राज्य का, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का। क्या था गठन वर्ष? 1 जनवरी 1972। सिक्किम का गठन वर्ष 26 अप्रैल 1972। मिजोरम 20 फरवरी 1987 और अरुणाचल प्रदेश का भी 20 फरवरी 1987। मतलब ये कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन वर्ष एक ही है, 20 फरवरी 1987। गोवा, जिसको गोवा दिवस भी कहते हैं, इसका गठन वर्ष 30 मई 1987, इसीलिए गोवा दिवस 30 मई को मनाया जाता है। और गोवा जो है हमारे भारत का 25वां राज्य है। छत्तीसगढ़ का गठन वर्ष 1 नवंबर 2000 और उत्तराखंड का गठन वर्ष 9 नवंबर 2000। 8 दिन का अंतर है। झारखंड का गठन वर्ष 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना का गठन वर्ष 2 जून 2014। एक बार फिर बताएं, गोवा जो है वो 25वां राज्य है हमारे देश का, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, उत्तराखंड 27वां राज्य, झारखंड 28वां राज्य, तेलंगाना 29वां राज्य। थोड़ा सा पीछे जाएं तो महाराष्ट्र और गुजरात का गठन वर्ष एक ही था, 1 मई 1960। और मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन वर्ष एक ही था, 21 जनवरी 1972। फिर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन वर्ष 20 फरवरी 1987, दोनों का सेम। एक बार फिर से रिवीजन करें। गोवा जो है वो हमारे देश का 25वां राज्य बना, और छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना, उत्तराखंड 27वां राज्य बना, झारखंड 28वां राज्य और तेलंगाना 19वां राज्य।
अब आगे बढ़ते हैं कुछ प्रमुख युद्ध जिसमें ये जानना ज़रूरी है युद्ध का नाम और किस वर्ष हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ और क्या परिणाम, उसका नतीजा क्या निकला, मतलब कौन जीता कौन हारा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। ये तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था और ये पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था उस युद्ध में, यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में ये भी हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में, लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को हरा दिया था, यानी कि मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। चंदवार का युद्ध ये 1194 ईस्वी में हुआ था, गौरी और मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, तो गौरी की जीत हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था, किसके किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और बाबर जीता था, विजयी रहा था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, लेकिन बाबर जो है वो राणा सांगा को हराया था, तो इस तरह से राणा सांगा हार गया था और बाबर जीता था। चंदेरी का युद्ध ये हुआ था 1528 ईस्वी में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में बाबर की जीत हुई थी। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, बाबर ने अफगानों को हराया था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, लेकिन शेरशाह विजयी रहा, यानी कि हुमायूं की हार हुई। इससे पहले वाला देखे थे घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, बाबर अफगान को हराया था। कन्नौज का युद्ध ये हुआ था 1540 ईस्वी में। इस युद्ध में भी जो है शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, लेकिन शेरशाह फिर एक बार जीत गया था। तो हम बताएं जो चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, ये दोनों युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, एक साल के अंतर पर, और दोनों ही युद्ध में शेरशाह जीता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1536 ईस्वी में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में, और अकबर जो है वो हेमू को हराया था। तालीकोट का युद्ध तालीकोट का युद्ध जो है ये 1565 ईस्वी में हुआ था, और जानकारी के लिए बता दें कि विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ था इसी युद्ध में हुआ था। अगला युद्ध की बात करें, हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था 1576 ईस्वी में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, लेकिन अकबर की जीत हुई थी इस युद्ध में।